जी, होपफुली आपको जो पिछले हमने लेक्चर लिए हैं उसमें इंट्रोडक्शन चैप्टर पूरी तरह से समझ आ गया होगा। उसमें पहले एब्स्ट्रैक्ट होता है, एब्स्ट्रैक्ट में हम किसी भी चीज़ को जो है डिफाइन करते हैं, आईवीडीवी लिखते हैं, उसके बाद उसकी मेथोडोलॉजी लिखते हैं, फिर उसके बाद फाइंडिंग्स लिखते हैं। तो इस तरह से हमारा एक पूरा पैराग्राफ जो होता है वो एब्स्ट्रैक्ट का बन जाता है, जिसमें एक रिव्यू होता है पूरे थीसिस का। फिर उसके बाद हम इंट्रोडक्शन किस तरह से लिखते हैं, ये मैंने आपको गूगल स्कॉलर पे रिसर्च पेपर एक डाउनलोड करके उसमें दिखाया था कि उसमें पहले हम पर्सपेक्टिव देते हैं इंटरनेशनली, ग्लोबली, फिर उसके बाद लोकल पर्सपेक्टिव देते हैं किसी भी चीज़ के ऊपर। अगर कोई टेक्निकल टर्म्स हो उसको हम एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम जो है वो रिसर्च क्वेश्चंस लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं, फिर उसके बाद प्रॉब्लम्स, उससे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट आती है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे बेस्ड होते हैं ऑब्जेक्टिव्स और रिसर्च क्वेश्चंस, और हाइपोथेसिस डिजाइन करते हैं। फिर उसके बाद हाइपोथेसिस भी हमने क्लियर कर लिया है कि उसमें किस तरह से स्ट्रॉन्ग हाइपोथेसिस लिखा जाता है। तो ऑलमोस्ट ये सारी चीजें जो इंट्रोडक्शन की होती है वो हमारी कंप्लीट है। लिटरेचर रिव्यू आज हमने देखना है कि उसको किस तरह से सर्च करते हैं। एक्चुअली जब आपने रिसर्च शुरू करनी होती है तो हम फिर लिटरेचर से शुरू करते हैं। लिटरेचर रिव्यू सबसे पहला पार्ट होता है प्रैक्टिकली रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू करने का। जबकि जब हम रिपोर्ट करते हैं, राइटिंग शुरू करते हैं, तो फिर हमारा पहला इंट्रोडक्शन जो होता है वो पहला पार्ट होता है। हम इंट्रोडक्शन पहले लिखते हैं, दो के इंट्रोडक्शन फर्स्ट होता है, लेकिन वो भी लिटरेचर पे ही बेस्ड होता है। हमने लिटरेचर से ही वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट अपनी ढूंढी होती है, अपने इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल क्लियर किए होते हैं कि लिटरेचर रिव्यू में कौन कौन से किस किस नाम से इस वेरिएबल को यूज किया गया, इसके कौन कौन से एस्पेक्ट्स पढ़े गए हैं और कहाँ पर गैप मौजूद है। जैसा कि मैंने आपको, हमने जो रिसर्च पेपर लास्ट टाइम ऑब्जर्व किया था उसमें इसी तरह से था कि सोशल मीडिया के जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स थे वो बताए गए थे कि सोशल मीडिया के एकेडमिक परफॉर्मेंस पे क्या असरात होते हैं, वो पढ़ा जा चुका है। फिर सोशल मीडिया के यूथ के ऊपर टेंशन या स्ट्रेस किस तरह से क्रिएट कर सकता है वो पढ़ा जा चुका है। तो अब जो है वो फैमिली रिलेशंस पे हमने फोकस किया है। उस स्टडी ने ये कहा था कि अब हम फैमिली रिलेशंस पे हमने फोकस किया है कि सोशल मीडिया किस तरह से आइसोलेशन या फैमिली रिलेशंस को डिस्टर्ब कर रहा है, आइसोलेशन क्रिएट कर रहा है। तो इस तरह से आप डिफरेंट एस्पेक्ट बता सकते हैं कि लिटरेचर में, और ये आप लिटरेचर रिव्यू में भी वहां पे तो एक छोटा सा आप हिंट देते हैं ना अपने इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल को क्लियर करने के लिए। लिटरेचर में ये सारी चीजें आप ज्यादा एक्सप्लेन करके और ज्यादा डिटेल से लिखते हैं कि कौन कौन से एस्पेक्ट जो है वो ऑलरेडी स्टडीड हैं और किस एस्पेक्ट को पढ़ा गया है लेकिन कम पढ़ा जा रहा है। तो आज हम लिटरेचर रिव्यू शुरू करते हैं। लिटरेचर रिव्यू में ये स्क्रीन आपके साथ शेयर हो रही है, क्लियर है आपको? यस मैम। यस मैम। ये देखिएगा, लिटरेचर रिव्यू है इन्वॉल्व्स फाइंडिंग रेलेवेंट पब्लिकेशंस सच एज बुक्स एंड जर्नल्स, आर्टिकल्स, critically enlightening them and explaining what informed. There are 5 key steps. यानी कि जो भी बुक्स हो सकती हैं, जर्नल आर्टिकल्स हो सकते हैं, न्यूज़पेपर्स हो सकते हैं, या आपके कोई डायरेक्ट सोर्सेज हैं, इन पर्सन आप किसी से इंफॉर्मेशन लेते हैं, तो उसमें सबसे पहले हम जो भी हमारा टॉपिक होता है उसमें हम सर्च फॉर रेलेवेंट लिटरेचर, उसमें हम अपने टॉपिक से अपने इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल जो हमारे जहन में होते हैं और जो हमने उनका खुद रिलेशनशिप बनाया होता है कि हम हमारे ख्याल में ये कॉज है और ये इसका इफेक्ट है, तो हम उस कॉज को आईवी कहते हैं और इफेक्ट को डीवी कहते हैं। तो वो हम देखते हैं कि इससे रेलेवेंट लिटरेचर हमें कहाँ पे मिल सकता है। हो सकता है कि कहीं पे वो कॉज जो है वो इफेक्ट हो और इफेक्ट कॉज हो, लेकिन हमने वहां देखना है जहाँ पे कॉज एज अ कॉज यूज हुई है और इफेक्ट एज अ इफेक्ट यूज हुआ है, उसको फिर हमने सर्च करना है। तो जो पहला स्टेप होता है सर्च फॉर रेलेवेंट लिटरेचर, उसको हम किस तरह से सर्च करते हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले तो आपने ये किया कि आपने जो भी आपके टॉपिक आपके जहन में आया था, रफ आया था, या भी आपने उसके वेरिएबल स्पेसिफाई नहीं किए, कंस्ट्रक्ट आपके जहन में है या कॉन्सेप्ट ही आपके जहन में है, मीडिया फॉर एग्जांपल आपके जहन में है, सोशल मीडिया आपके जहन में है और साथ यूथ आपके जहन में है, उस पे उसके जो भी असरात होंगे, या फेसबुक आपके जहन में, तो आपने उससे रेलेवेंट जो होते हैं जितने भी कीवर्ड्स हो सकते हैं वो उसकी आपने लिस्ट बना लेनी है। ये आपका पहला स्टेप होगा।
कोई भी आपने टॉपिक सोचा, उसके आपको पता चला कि ये मेरा एक कॉन्सेप्ट या कंस्ट्रक्ट या वेरिएबल हो सकता है। फॉर एग्जांपल जो हमारा डिस्कस हुआ था अभी सोशल मीडिया एंड पॉलिटिकल इंटरेस्ट, तो उसमें सोशल मीडिया यूज एक आपका वेरिएबल, दूसरा आपका पॉलिटिकल इंटरेस्ट, दो वेरिएबल हो गए। इसी तरह से एक और स्टूडेंट का जैसे आपका टॉपिक है सोशल मीडिया और सेल्फ परसेप्शन या सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, इसको वो भी कहते हैं, या सेल्फ रिफ्लेक्शन भी कहते हैं, कि किस तरह से इंसान अपनी पर्सनैलिटी को सोशल मीडिया पे पोर्ट्रे करता है। तो एक आपका वेरिएबल हो गया सोशल मीडिया यूज और दूसरा सेल्फ परसेप्शन हो गया। तो ये दो आपके वेरिएबल हैं। अब आपने ये दो चीजें जहन में रख ली हैं, लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि आपको जैसे हमारा जो आप करंटली आपसे एक सेमेस्टर आपका जो थीसिस कर रहे हैं, उनमें से एक स्टूडेंट जो है उसने एक की लिस्ट नहीं बनाई थी कीवर्ड्स की, प्रॉब्लम आई कि आपने उससे रिलेटेड सारी लिस्ट बनानी है। फॉर एग्जाम्पल आपने अगर यूथ लिखा हुआ है, सॉरी आपकी पॉपुलेशन यूथ है और आपके टॉपिक में यूथ आता है, तो आप फॉर एग्जाम्पल यूथ लिखेंगे, इसका सिनोनिम जो है वो यंग जनरेशन भी हो सकता है, यंगर पीपल भी हो सकता है। फिर उसके बाद इसको यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स भी एज यूथ, सारी रेलेवेंट एक लिस्ट बना दें। इसी तरह से अगर आपने एकेडमिक परफॉर्मेंस ली है तो आपने डिग्री भी उसका एक हो सकता है, फाइनल स्कोर कीवर्ड रेलेवेंट कीवर्ड्स हो सकते हैं, तो हमने उसको बनानी है। जैसे मैंने अभी आपको बताया सोशल मीडिया यूज है, तो समटाइम सोशल मीडिया को फेसबुक कहा गया होगा, ट्विटर कहा गया होगा, इंस्टाग्राम हो सकता है, तो वो सारी लिस्ट आपको बनानी है। इस तरह से जैसे मैंने आपके साथ जिक्र किया है। मैडम आवाज को पता नहीं क्या हो रहा है, कोई जैसे डिस्टर्ब कर रहा है। अच्छा, मैंने अभी थोड़ी सी वॉल्यूम हाई किया है, अब देखिएगा। ये आप अपना माइक बंद कर दें, फिर शायद आपको ज्यादा क्लियर हो। वो माइक की प्रॉब्लम थी, मैंने मैसेज कर दिया, इशराज का माइक ऑन था तो अभी ऑफ कर देते हैं। वो माइक म्यूट हो या आप खुद ऑफ कर दें सबके। तो जी अब मेरा ख्याल हो गया। तो उसमें आपने फर्स्ट स्टेप में आपको बता रही हूँ कि जब भी आपने ये रिसर्च शुरू करनी है, आपके ज़हन में 2 IBDV आ गए, कॉज इफेक्ट आ गई, तो उसके जितने भी सिनोनिम्स कीवर्ड्स हो सकते हैं उसकी आपने लिस्ट बना लेनी है। फॉर एग्जाम्पल आपका है सोशल मीडिया एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन यूथ, तो यूथ जो है वो कहीं पे किसी आर्टिकल में उसको यंग जनरेशन कहा गया है, किसी आर्टिकल में उसको यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को एज अ यूथ लिया गया है, किसी आर्टिकल में उसको सिंपली स्टूडेंट्स कह दिया गया है। तो इस तरह से आपने उन सारे कीवर्ड्स की एक लिस्ट बना लेनी है। फिर उसके बाद जैसे अभी मैंने आपके साथ जिक्र किया है कि सोशल मीडिया यूज एंड सेल्फ परसेप्शन, इसको सेल्फ परसेप्शन को सेल्फ आइडेंटिफिकेशन भी इस्तेमाल किया जाता है। आप बेशक सिनोनिम्स देख लें डिक्शनरी में कि इसके कितने सिनोनिम्स हो सकते हैं, उसकी एक आप लिस्ट बना लें। ये इसलिए लिस्ट बनानी होती है कि समटाइम क्या होता है कि जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल पहले बताने लगी थी कि हमारे अभी आपसे जो एक सेमेस्टर आगे स्टूडेंट्स हैं, उनका टॉपिक था सोशल मीडिया एंड अर्निंग बिहेवियर। तो एक वेरिएबल हो गया सोशल मीडिया यूज और दूसरा अर्निंग बिहेवियर, यानी कि सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके लोग किस तरह से अपनी इनकम बना रहे हैं आजकल। तो अर्निंग बिहेवियर जब उन्होंने सर्च किया तो उसने मुझे बताया आगे कि मैं 2 मंथ्स हो गए, मुझे कुछ उसका मिल नहीं रहा। तो वो फिर मैंने उसे बताया कि आप अर्निंग बिहेवियर की जगह के साथ बाकी कीवर्ड्स भी लिखें, जैसे सोशल मीडिया एंड बिजनेस, सोशल मीडिया एंड इनकम बाय यूथ एंड सोशल मीडिया एंड मार्केटिंग, इस तरह से कोई वर्ड्स लिखी। तो वो जब उन्होंने ये सोशल मीडिया एंड बिजनेस किया तो फिर ढेरों आर्टिकल खुल गए। तो इसका मतलब है कि समटाइम्स जो हमारे ज़हन में एक वर्ड होता है, क्योंकि हमारे ज़हन में वो पर्टिकुलर वेरिएबल नहीं होता जिसपे हमने रिसर्च, हो सकता है कि रिसर्च की जुबान में जो आपका कॉन्सेप्ट है उसको कुछ और कहते हो। तो अर्निंग बिहेवियर को एज अ बिजनेस वेरिएबल ऑफ बिजनेस इस्तेमाल किया गया था रिसर्च पेपर्स में। तो अगर आप सोशल मीडिया एंड बिजनेस करते हैं तो फिर बहुत सारे आर्टिकल खुल गए। तो इसलिए आपने कीवर्ड्स बनाने हैं। अगर समटाइम्स क्या होता है कि आप यूथ की जगह पे यंगर जनरेशन खोलते हैं तो फिर ज्यादा अच्छे आर्टिकल्स आपको मिलते हैं। तो इसलिए आप कीवर्ड सारे करके फिर गूगल पे लिखिएगा। पहले आपने सोशल मीडिया एंड यूथ लिखे, फिर उस पे आर्टिकल सर्च करें, फिर सोशल मीडिया एंड यंग जनरेशन लिखें, फिर आर्टिकल सर्च करें, फिर सोशल मीडिया एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स लिखें, फिर आर्टिकल सर्च करें। फिर आपको जो बेहतरीन चीज नजर आती है आपके टॉपिक से बिल्कुल रेलेवेंट, इससे आपको मटेरियल भी ज्यादा मिल जाता है
जब आप कीवर्ड्स अपने सेलेक्ट कर लेते हैं और समटाइम्स अगर आपको नहीं मिल रहा होता तो इसका ऑल्टरनेटिव कोई कीवर्ड लगाएंगे तो वो एज अ वेरिएबल यूज हुआ होता है। तो इसका मतलब है कि हमारे ज़हन में जो कॉन्सेप्ट होता है समटाइम्स रिसर्च की जुबान में उसको कुछ और कह रहे होते हैं, उससे मिलता जुलता कोई कीवर्ड यूज हो रहा होता है। इसलिए आपको बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें जो है वो हमें सर्च हम बहुत कर रहे हैं लेकिन हमें उस पर कोई रिसर्च पेपर नहीं मिल रहा, तो वो ये वजह होती है। तो अब हम देखते हैं कि हमने उसको सर्च कैसे करना है। कीवर्ड्स बनाने के बाद हम नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये गूगल स्कॉलर पे आपने जाना है। गूगल स्कॉलर के बटन को बेशक आपने मेन्यू बार में ऐड कर ले। गूगल स्कॉलर जो है वो सोशल साइंसेस के लिए बड़ी ऑथेंटिक और रिलायबल साइट है, सर्च इंजन है। इसी तरह से पैडलेट है, साइंस डायरेक्ट है, लेकिन वहां पर ज्यादा साइंसेस के, जैसे अगर आजकल आपने कोरोना की इंफॉर्मेशन लेनी है तो वो जब आप पैडलेट या साइंस डायरेक्ट को लिख के कुछ अपलोड करेंगे तो वो ऊपर पहले ही आपको बता देंगे कि कोरोना की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जो है वो आप फला फला रिसर्च पेपर से ले सकते हैं। तो इसी तरह से गूगल स्कॉलर जो है वो सोशल साइंसेस के लिए डेफिनेटली बहुत अच्छा सर्च इंजन है। तो ये हम गूगल स्कॉलर पे आ गए हैं, जहां पर हम आते ही हमने जब अपने वर्ड्स टाइप करने हैं, फॉर एग्जांपल ये मैंने जिसको हाईलाइट किया हुआ है सोशल मीडिया एंड फेसबुक। फॉर एग्जांपल अगर आपका टॉपिक सोशल मीडिया एंड फेसबुक है, मैडम स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, दोबारा शेयर करती हूँ। जी अब देखिएगा गूगल स्कॉलर आपके साथ शेयर हो रहा है। जी मैडम अब हो रहा है। अब देखें, ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है सोशल मीडिया एंड फेसबुक को, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारा सिंपल हम अपना लेते हैं, इसमें जो भी आपका टॉपिक होगा जो कॉज और इफेक्ट है वो हम वो यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो जब आपने सर्च करने हैं, जब आपके पास दो कीवर्ड्स आ गए, दो दो करके आपने सर्च करने हैं ना आर्टिकल, तो आपके पास दो आईवी और डीवी हैं, तो फिर आप इन्वर्टेड कॉमास में उनको दोनों के एंड पे इन्वर्टेड कॉमास लगाएंगे और दरमियान में एंड लिखेंगे। जब आप इस तरह से लिखेंगे, अब जो आपकी सर्च रिजल्ट आएगा उसमें देखिएगा कि ये देखिए सोशल मीडिया एंड फेसबुक जो है वो हाईलाइट हुआ होगा। इसी तरह से सोशल मीडिया एंड फेसबुक, सोशल मीडिया एंड फेसबुक, सोशल मीडिया एंड फेसबुक, यानी कि ये दो लफ्ज जो आपने इन्वर्टेड कॉमास में एंड लगा के सर्च किए हैं, ये दो वर्ड्स हर आर्टिकल में मौजूद होंगे। अगर ये उसके वहां पे नहीं है तो ये देखिए जहां जहां पे अंदर है वहां भी हाईलाइट हुआ हुआ है सोशल मीडिया एंड फेसबुक। ये देखिए इस तरह से आपकी वो हाईलाइटेड जो जितने भी आर्टिकल, ये देखें सोशल मीडिया एंड फेसबुक, तो ये टिपिकल आपका ही जो आईवीडीवी है उस पे ही ये खोलेगा। इसी तरह से अगर आपने जिस तरह से बहुत सारे समटाइम्स होते हैं आर्टिकल होते हैं जिसमें कोई डायरेक्शन आपने, जिसकी बहुत सारी डायमेंशंस होती हैं, जैसे सोशल मीडिया है तो इसकी बहुत सारी डायमेंशंस हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप खाली सोशल मीडिया खोलते हैं तो वो ओवरऑल सोशल मीडिया खोलेगा, लेकिन अगर आपका आपका मतलब सोशल मीडिया से यूट्यूब है और फेसबुक नहीं है तो फिर आप उसको माइनस भी कर सकते हैं। फिर आप इस तरह से सर्च करेंगे, जैसे ये मैंने हाईलाइटेड देखिएगा सोशल मीडिया हाइफन डाल के अगर आप फेसबुक लिखेंगे, अब ये सोशल मीडिया में से फेसबुक को माइनस कर देगा, सिर्फ सोशल मीडिया दिखाएगा और फेसबुक वाले आर्टिकल नहीं दिखाएगा। जैसे पहले स्पेशल फेसबुक था, अब अगर आप ये वाला साइन डालेंगे तो उसमें से वो एक डायमेंशन आपकी माइनस कर देगा। तो इसी तरह से अगर आपने सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम या स्नैपचैट को माइनस करना है, आपका वो नहीं है, तो आप उसको माइनस करके आर्टिकल ढूंढें और सोशल मीडिया एंड यूट्यूब को ऐड करके, अगर फॉर एग्जांपल आपके मुराद सोशल मीडिया से यूट्यूब है, ठीक है, अगर आपने वो ढूंढने हैं तो एंड डाल के ढूंढेंगे, और अगर आपने कोई एक डायरेक्शन माइनस करनी है तो फिर आप उस डायरेक्शन को उस पे हाइफन का साइन डालेंगे तो वो माइनस हो जाएगी। ये देखिएगा, इसको मैं क्लिक करती हूँ, देखिए सोशल मीडिया फेसबुक, अब इसमें आपको कहीं भी फेसबुक नजर नहीं आएगा, सोशल मीडिया सिर्फ हाईलाइटेड है, सिर्फ वही आर्टिकल है जिसमें ओवरऑल सोशल मीडिया विदाउट फेसबुक जो है वो यूज हुआ हुआ है। ये सोशल मीडिया सोशल मीडिया सोशल मीडिया सोशल मीडिया एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरह से आपने गूगल स्कॉलर पर सर्च करना है।
अब आपको अभी अभी इसी तरह से आपने सोशल मीडिया की जगह पे आपने ट्विटर लगाना चाहते हैं या फेसबुक लगाना चाहते हैं, एंड सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, तो आप एंड के साथ उसको इन्वर्टेड कॉमास में सर्च कर लें। फिर अगर आप सोशल मीडिया जो है उसमें उसको यूट्यूब के तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर आप उस तरह से उसको सर्च कर लें। अब हमारे पास आर्टिकल तो बहुत सारे खुल गए, इस तरह से हमने जब भी ओपन करने आर्टिकल, अब हमने उनको, अब जब हमारे पास ढेर सारा मटेरियल होता है तो अब उसमें सॉर्ट आउट हमने कैसे करना है, कौन सी चीजें हम लें और कौन सी ना लें, उसका एक तो क्राइटेरिया ये होता है। फॉर एग्जाम्पल साइटेशन आप देखते हैं, जब आप अच्छी जर्नल्स में अपने आर्टिकल छपवाने होते हैं या रिसर्च पब्लिश करवानी होती है तो फिर आप साइटेशन देखते हैं। ये देखिए, साइटेड बाय 1106 पीपल, इतने आर्टिकल में ये साइटेशन इसकी गई है, ठीक है। ये 327 है, ये 279 है, जो टॉप साइटेशन है वो टॉप पे है, तो आप टॉप साइटेशन वाला ले सकते हैं क्योंकि उसकी रिलायबिलिटी और उसकी साइटेशन ज्यादा है। तो इस तरह से आप साइटेशन वाइज इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फिर उसके बाद दूसरी चीज जो होती है वो हम दूसरे सर्च इंजन में जाते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। ये क्लियर हो गया आपको? साइटेशन को आप क्लिक भी कर सकते हैं। ये देखिए, इन लोगों ने ये सारी साइटेशन आपकी खुल गई। अब ये 10 पेजेस एंड नेक्स्ट भी हैं। अब ये एक और बड़ा अच्छा जरिया है कि जो टॉप साइटेड रिसर्च आर्टिकल है वो साइंड नेटवर्क्स इन सोशल मीडिया, ठीक है, जहां पे हम साइन इन होते हैं, जितने भी सोशल मीडिया पे साइन इन नेटवर्क्स हैं उस पे ये आर्टिकल लिखा हुआ है। अब अगर ये इसको आप क्लिक करते हैं साइटेड बाय, तो सिर्फ इससे पर्टिकुलरली इससे जी, स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ? यस मैम। ओके, अच्छा, ये जो मैं आपको अभी मैं बता रही थी कि ये जब आपने साइटेशंस देखनी है तो ये इतनी सबसे हाई साइटेशन इसकी है, इसीलिए ये टॉप पे। अगर तो ये आपके रेलेवेंट है तो आप इसकी साइटेशन को क्लिक करें, ये एग्जैक्टली उससे ही रिलेटेड आपके, ये देखें डिफरेंट आर्टिकल्स इसने खोल दिए और ये देयर आर सो मेनी 10 पेजेस हैं और नेक्स्ट भी है अभी, और हर पेज पे ऑलमोस्ट 10 to 15 पेपर आप देखिएगा। इसी तरह से अगर आपको लग रहा है कि आपका जो थर्ड वन है, अगर आपने साइटेशन देखी है लेकिन वो आपसे इतना रेलेवेंट नहीं है, अगर थर्ड वन सोशल मीडिया रोड मैप्स एक्सप्लोरिंग द फ्यूचर ट्रिगर्ड बाय सोशल मीडिया ये वाला है, तो आप इसकी साइटेशन को क्लिक कीजिएगा, साइटेड बाय 279। अब 279 आर्टिकल आपको अपने ही टॉपिक पे मिल जाएंगे, यानी कि अगर आपने एक सर्च कर लिया एग्जैक्टली रेलेवेंट, तो यू कैन गेट hundreds of others articles exactly relevant to that to your topic। तो ये देखिएगा, अब इस पे ये सारा आपका रेलेवेंट खुल गया है और अभी 10 पेजेस है और अभी नेक्स्ट भी है, ठीक है। ये 279 आर्टिकल जो ना आपने अपने से रिलेटेड वो हासिल कर लिए, ठीक है। तो ये तो हो गया एक सोर्स आपका रिसर्च पेपर सर्च करने का। गूगल स्कॉलर पे जाना है, फिर उसके बाद आपने उसको एंड का साइन इन्वर्टेड कॉमास के साथ, फिर उसमें हाइफन डाल के माइनस अगर आप करना चाहते हैं, फिर उसके बाद माइनस करने के बाद आपने साइटेशन देखनी है, साइटेशन को आप क्लिक करेंगे तो मजीद उससे रेलेवेंट आपके पास आर्टिकल्स ये वाले सारे खुल गए, ठीक है। दूसरा तरीका जो आपका है, दूसरा सर्च इंजन जो है वो आपका अपना GCUF की लाइब्रेरी है। ये लाइब्रेरी GCUF स्क्रीन शेयर हो रही है ना आपके साथ? ये लाइब्रेरी GCUF आ गई, ये हमारे GCUF की ऑनलाइन लाइब्रेरी है, ये डिजिटल बुक बैंक है और ये है हैक डिजिटल लाइब्रेरी, इसको आपने क्लिक करना है। ये हमारे पास सारी लाइब्रेरी खुल गई। अब वहां पर जो गूगल स्कॉलर में आप सर्च कर रहे थे
वहां पे आपको रिसर्च पेपर्स मिल रहे थे। रिसर्च पेपर्स में आपको पता है डेफिनेटली छोटा, चूंकि रिसर्च पेपर की टोटल लेंथ 20 पेजेस होती है, समटाइम्स 15 पेजेस होती है, तो उसमें इंट्रोडक्शन भी उसी तरह से 2-3 पैराग्राफ्स का इंट्रोडक्शन होता है, 2-3 पैराग्राफ्स का आपका लिटरेचर रिव्यू होता है। लेकिन समटाइम्स अगर आप थीसिस लिख रहे हैं तो आपको थीसिस चाहिए होता है अपने टॉपिक पे, तो फिर आप इस डिजिटल लाइब्रेरी पे जा सकते हैं। अब इसमें प्रोक्वेस्ट जो है ये डिसर्टेशन एंड थीसिस का सर्च इंजन है। सिर्फ यहाँ पे जब आप प्रोक्वेस्ट में कोई चीज सर्च करेंगे तो आपका थीसिस खुलेगा पूरा का पूरा। इसी तरह से ये ASTM है, eBrary है, एमरलैंड है, ये डिफरेंट सोर्सेज हैं आपके, मेनी सोर्सेज जिसमें आप अपना थीसिस सर्च कर सकते हैं। प्रोक्वेस्ट ही अगर आप कर लेते हैं तो देयर आर हंड्रेड्स ऑफ थीसिस ऑन प्रोक्वेस्ट ओनली, यही आपके लिए मोर देन इनफ हो जाएगा। प्रोक्वेस्ट अनअवेलेबल है, आई एम नॉट श्योर ये एरर क्यों आ रहा है। कल की क्लास में भी एरर आ रहा था, जबकि मैंने जब पिछले वीक खोला था तो प्रोक्वेस्ट खुल गया था, और फिर यहाँ पे आप अपनी सर्च करके, बहरहाल ये समटाइम्स इसमें किसी वीक में एरर आ जाता है, लेकिन ये एमरलेट को हम खोल के देखते हैं। प्रोक्वेस्ट को बिल्कुल ऐसे ही सर्च करना है जैसे एमरलेट को करना है। ये कोई सर्च का तो कोई ऐसा इसमें टेक्निक नहीं है। इसी तरह से आपने यहाँ पर सर्च बार में टाइप कर देना है, सोशल मीडिया आपने टाइप किया, ये नीचे लिस्ट भी आ गई है, इसमें से भी आप कुछ कर सकते हैं। सोशल मीडिया यूज इन क्राइसिस एंड रिस्क कम्युनिकेशन, फॉर एग्जांपल हम इसको ही ओपन कर लेते हैं। ये बुक है, ये हमारे पास बुक खुल गई है, लेकिन ये बुक चैप्टर होगा कोई, इस पे हम देखिए, ये सोशल मीडिया एंड यूथ पे हमने ये अब थीसिस खुला है। थीसिस इस तरह से, ये भी बुक पार्ट है, लेकिन आप उसको इसके साथ अगर थीसिस लिखेंगे तो थीसिस भी खुल जाएगा। इसके लिए प्रॉपर आपको एडवांस सर्च में भी आप जा सकते हैं। यहाँ पर ओपन एक्सेस इस सारों को आप क्लिक कर सकते हैं, ये आप ट्राई कीजिएगा। कीप काम यूथ नेविगेटिंग अडल्ट अथॉरिटी अक्रॉस नेटवर्क पब्लिक्स, फॉर एग्जाम्पल या हमारा ये हमने लेना है, तो ये इसकी PDF डाउनलोड भी मौजूद है, आप इसको PDF डाउनलोड भी कर सकते हैं, और इस तरह से आप इसको पढ़ भी सकते हैं। पूरा का पूरा थीसिस जो है ना आपके पास डाउनलोड आ जाएगा। ये डिफरेंट उसी टॉपिक पे डिफरेंट थीसिस आपके डाउनलोड हो जाएंगे। प्रोक्वेस्ट जो है वो मैं उसको ज्यादा सर्च करती हूँ, उस पर ज्यादा जो है टॉपिक वो आपको रेलेवेंट टॉपिक ज्यादा मिल जाते हैं। वैसे तो ये भी देखिए, पाकिस्तानी ऑथर्स हैं सैयद अली रजा, वसीम काजी, बुशरा उमर, ये देखिएगा इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट्स ऑन लाइफ सेटिस्फैक्शन अमंग यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, अ मीडिएटिंग रोल ऑफ सोशल बेनिफिट एंड सोशल ओवरलोड। ये इस तरह से आपको यहाँ पर डिफरेंट पाकिस्तानी और इंटरनेशनल थीसिस आपको मिल जाएंगे। तो सेम यही प्रोसेस है प्रोक्वेस्ट को भी सर्च करने का। तो प्रोक्वेस्ट पे आप जाके पूरा थीसिस डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें भी ऐसे ही पेजेस बने होते हैं गूगल स्कॉलर की तरह, एक पेज पे 20 थीसिस होते हैं, फिर नेक्स्ट पेज होता है ऑलमोस्ट 10 पेजेस होते हैं, तो ढेर सारे थीसिस आपको वहां पर मिल जाते हैं। अच्छा, अब जैसे रिसर्च पेपर है और या रिसर्च थीसिस है, जब थीसिस होता है तो वो तो बहुत बड़ा होता है, तो उसको कैसे, कौन सा थीसिस हम डाउनलोड करें और कौन सा ना करें। समटाइम्स ये होता है कि पूरा थीसिस आप पढ़ लेते हैं और आपको पता चलता है ये तो मेरे से रेलेवेंट ही नहीं था। तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि जब भी आपने कोई थीसिस डाउनलोड करना है, उससे पहले उसका एब्स्ट्रैक्ट पढ़े, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट हमेशा समटाइम्स ओपन एक्सेस नहीं होती। जब आप जब गूगल स्कॉलर के बगैर ओपन गूगल पर सर्च करते हैं, तो आपको तब भी आप थीसिस लिख के थीसिस सर्च कर सकते हैं, तो उस वक्त ओपन एक्सेस नहीं होती बहुत सारे थीसिस में। ये डिजिटल लाइब्रेरीज जो होती है यूनिवर्सिटी की, यहाँ पे ओपन एक्सेस होती है आपको, तो फिर आप वहां पर एटलीस्ट एब्स्ट्रैक्ट पढ़ सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ें, उसमें आपको IVDV भी क्लियर हो जाएंगे, मेथोडोलॉजी भी क्लियर हो जाएगी और फाइंडिंग्स भी पता चल जाएंगी। तो जो एब्स्ट्रैक्ट आपको रेलेवेंट लगता है उसी थीसिस को डाउनलोड करें, जो आपको रेलेवेंट नहीं लगता वो पूरा थीसिस पढ़ने के बजाय जस्ट एब्स्ट्रैक्ट पढ़ के आप उसको कंफर्म कर सकते हैं कि ये मेरे लिए यूजफुल है या नहीं। ठीक है, इस तरह से ये दो साइट्स ही आपके लिए बहुत काफी है। गूगल स्कॉलर, अगर आप हैक की लाइब्रेरी में चले जाते हैं यूनिवर्सिटी की, तो ये दोनों चीजें आपके एटलीस्ट आपकी सर्चिंग जो है, ये जो फर्स्ट प्रोसेस है सर्च फॉर रेलेवेंट लिटरेचर, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है,
अब इवेल्युएट सोर्सेज क्या है, इवेल्युएट कैसे किया हमने, फॉर एग्जांपल हमने साइटेशन देखी, हमने साइटेशन से देखे नेक्स्ट उसके आर्टिकल निकाले, आर्टिकल भी जब खुलता है तो उसका ऊपर एब्स्ट्रैक्ट दिया होता है, तो पूरा आर्टिकल पढ़ने से पहले आप एब्स्ट्रैक्ट पढ़ लें, उसकी क्या मेथोडोलॉजी क्या यूज हुई है, अगर तो उसमें मेथोडोलॉजी इस तरह की एक्सपेरिमेंटल है जो आप नहीं कर सकते तो आप उसको अपने सिर्फ आईवीडीबी की वजह से डाउनलोड ना करें। अगर आपका मेथोडोलॉजी आपके जहन में सर्वे है, उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, तो आप डिफरेंट आर्टिकल खोल लें। तो मेथोडोलॉजी भी देखें सोर्स को इवेल्युएट करने के लिए, ये भी देखें कि उसकी फाइंडिंग्स क्या हैं, उसके आईवीडीबी क्या थे। तो इस तरह से एब्स्ट्रैक्ट आपको कंप्लीट इवेल्युएशन दे देगा, ठीक है। तो इस तरह से फिर आप उसको जो आपसे रेलेवेंट होगा उसको डाउनलोड कर लें। उसके बाद क्या होता है जी, आइडेंटिफाई थीम्स, डिबेट्स एंड गैप्स, आउटलाइन द स्ट्रक्चर। आउटलाइन द स्ट्रक्चर तो राइटिंग प्रोसेस का पार्ट है ना, ये दोनों तो सेम है। आइडेंटिफाई थीम्स, डिबेट्स एंड गैप्स, यहाँ से जब आप डिफरेंट एब्स्ट्रैक्ट पढ़ते जाएंगे तो आपको पता चलता जाएगा कौन से थीम्स जो है वो फ्रीक्वेंटली यूज हो रहे हैं, कौन से थीम्स जो है वो बहुत कम स्टडी हो रहे हैं। तो जो कम पढ़ा जा रहा है वो गैप होता है, और सम जो डिबेट्स होती है वो भी गैप होता है कि एक बंदा कह रहा है कि सोशल मीडिया पॉजिटिवली इफेक्ट कर रहा है लोगों पे, स्टूडेंट्स पे, और एक ग्रुप ऑफ पीपल जो है या ग्रुप ऑफ लिटरेचर है वो ये कह रहा है कि सोशल मीडिया नेगेटिवली इफेक्ट करता है। तो ये डिबेट हो गई। तो डिबेट्स का भी आपको पता चल जाता है किन चीजों पे डिबेट्स आ रही हैं, किस आईवीडीवी पे कहाँ पर गैप आ रहा है, और क्या पर्टिकुलर थीम्स हैं जो सेट हो रहे हैं इन एब्स्ट्रैक्ट्स के अंदर, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको ये आइडेंटिफाई हो जाते हैं। देन कम्स द राइटिंग प्रोसेस। अब राइटिंग योर लिटरेचर रिव्यू किस तरह से करते हैं वो अब हम देखते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ आपके साथ। लिटरेचर रिव्यू आप सबको पता है कि हमारा सेकेंड चैप्टर होता है, ये हमारा सेकेंड चैप्टर है, चैप्टर 2, और लिटरेचर रिव्यू एंड थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। आप इसको सिंपल लिटरेचर रिव्यू भी कह सकते हैं। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क और अंडरस्टूड होता है कि इसके अंदर मौजूद होगा, क्योंकि सारी आप फ्रेमवर्क बनाते हैं फिर उसके बाद आपका हाइपोथेसिस डेवलप होता है। इसीलिए मोस्टली थीसिस जो होते हैं वो लिटरेचर रिव्यू में हाइपोथेसिस लिखते हैं, क्योंकि पूरा लिटरेचर आपने बताना है, सारे एस्पेक्ट्स आपने क्लियर करने, फिर उसके बाद आपने कहना है कि अब मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि ये गैप्स हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं, ये मेरे हाइपोथेसिस के आईवी और डीवी हैं, और ये मेरा कंट्रीब्यूशन होगा। वो सारा लिटरेचर रिव्यू में बताते हैं। अब लिटरेचर रिव्यू जब हमारे पास डिफरेंट आर्टिकल्स हमने अपने रेलेवेंट साइटेशन से डाउनलोड कर लिया, उसका एक फोल्डर बना दिया, अब हमने उन आर्टिकल्स को रीड आउट करते जाना है। पहले क्या करना है, जब आप इंट्रोडक्शन लिखने लगेंगे तो इंट्रोडक्शन की आपने अलहदा से हेडिंग बनानी है, अलहदा से फोल्डर बनाना है। उसमें आपने इंट्रोडक्शन को जितने जहां जहां से आपको इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ अच्छा मिलता जाएगा आप उसको उस फोल्डर में डालते जाएंगे। डेफिनेटली आपके पास काफी सारे आर्टिकल्स डाउनलोड होंगे, आप एक आधा आर्टिकल तो डाउनलोड नहीं करेंगे ना। तो जितने भी आपके पास इंट्रोडक्शन के अच्छे पैराग्राफ्स आपको मिलते जाएंगे थीसिस में से, रिसर्च पेपर्स में से, उसको आप इकट्ठा, सिर्फ आपने अभी इकट्ठा करना है। फिर उसके बाद जितने आपको लिटरेचर रिव्यू के अच्छे पैराग्राफ्स मिलेंगे आपने उसको लिटरेचर रिव्यू की हेडिंग में इकट्ठा करना है, ठीक है। अब जब सारे वो इकट्ठे हो जाएंगे आपके पास, तो अब आपने उनमें फ्लो क्रिएट करना है। अब ये देखना है कि पहले नंबर पे कौन सी चीज आ सकती है, सेकंड पे, उसमें एक ऑर्डर क्रिएट करना है। जब ऑर्डर क्रिएट हो जाएगा तो फिर उसके बाद कनेक्शन आपने बनाना है दो पैराग्राफ्स के, क्योंकि आपने डिफरेंट थीसिस से वो डिफरेंट पैराग्राफ्स लिए हुए हैं, जोड़े हुए हैं। तो कहीं आपको कोई पैराग्राफ खुद से ऐड करना पड़ेगा फ्लो बनाने के लिए, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर है, उसके बाद सेकंड ऑर्डर आपने लगाना है। तो कहीं आपको उसमें कुछ वर्ड्स ऐड करके एक पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ से जुड़ जाता है। ये आप बहुत से वर्ड्स, एक पूरी लिस्ट है मेरे पास वर्ड्स की, वो मैं आपको फ्यूचर में जब आप ये लिखेंगे या अभी अगर मैं सर्च कर सकी तो मैं आपको वो लिस्ट पूरी भेजूंगी जो एक पैराग्राफ को दूसरे पैराग्राफ से जोड़ देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने फर्स्ट पैराग्राफ में कोई आइडिया दिया है और उस आइडिया को ही दोबारा आपने बयान करना है, तो आप कह सकते हैं इन द सेम वे
इन द सेम ल्यू, इस तरह से करके सिर्फ 2-3 लफ्ज ऐड करेंगे तो वो पैराग्राफ जो है इन एडिशन टू दिस वो नेक्स्ट आपका पॉइंट उसमें आ जाएगा, इस तरह के सेंटेंसेस या वर्ड्स लगाने से। तो वो सेंटेंसेस की लिस्ट मैं आपको दूंगी जिससे 2 पैराग्राफ कनेक्टेड हो जाते हैं एक दूसरे से। तो इस तरह से आपने फ्लो उसमें क्रिएट करना होता है सारे पैराग्राफ्स में। फिर उसके बाद जब आपका फ्लो क्रिएट हो जाता है तो फिर आपकी पैराफ्रेजिंग होती है। कि पैराफ्रेजिंग क्या होती है कि आपने उसको रीवर्ड करना होता है सारे पैराग्राफ को, किस तरह तो वो प्लेजरिज्म हो जाती है, आपका रेफरेंस उधर का उधर ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल ये अगर ये फर्स्ट अगर आप लाइन देखें तो इसमें आपका रेफरेंस वही है लेकिन ये रीफ्रेज हुए हुए, इसीलिए ये प्लेजराइज नहीं है। यहाँ पर उसने यही बात कही होगी लेकिन किसी और तरीके से कही होगी। द आइडिया ऑफ सोशल कैपिटल इज द वन दैट डेट बैक टू द टाइम ऑफ एरिस्टोटल। ठीक है, ये चीज उसने किसी और तरीके से की होगी लेकिन इसको रिवर्ट करके उसी रेफरेंस के साथ आप दे देंगे। ठीक है, इस तरह से आपने इसकी तरतीब बनानी है। अब सेकेंड चैप्टर में हमने लिखना क्या क्या है, ये हमारा चैप्टर 2 है। तो फॉर एग्जाम्पल हमारा टॉपिक जो है वो लेट्स सपोज के सोशल कैपिटल है। तो सोशल कैपिटल कहते हैं सोशल नेटवर्क को, ऑनलाइन या ऑफलाइन जितने भी आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स होते हैं जिनके साथ आप अपना दुख सुख शेयर करते हैं, प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं, वो आपका कैपिटल होता है, सोशल कैपिटल होता है आपका। तो जितना ज्यादा सोशल कैपिटल अच्छा होता है उतनी ही डेमोक्रेसी किसी सोसाइटी में उतनी ज्यादा स्ट्रेंथन होती है, उतना सोशल ट्रस्ट ज्यादा होता है, उतनी हार्मनी ज्यादा होती है, लोगों को एक दूसरे से ट्रस्ट एक दूसरे पे ज्यादा करते हैं। तो ये बेसिक सोशल कैपिटल की डेफिनेशन है। तो सोशल कैपिटल जो है इसको जब हम लिखने लगेंगे इसमें लिटरेचर रिव्यू में तो आप देखिएगा 2.1 हेडिंग है, इसका मतलब है कि सेकंड चैप्टर की फर्स्ट हेडिंग। तो सेकंड चैप्टर की फर्स्ट हेडिंग जो है सोशल कैपिटल, इसको यहाँ पर देखें, द आइडिया ऑफ सोशल कैपिटल इज द वन दैट डेट्स बैक टू द टाइम ऑफ एरिस्टोटल एंड अदर अर्ली ग्रीक फिलोसोफर्स। अब ये 2003 की स्टडी में ये बताया गया है कि ये सोशल कैपिटल पहली दफा अरस्तू ने ये लफ्ज जो है, इसका लफ्ज नहीं ये कॉन्सेप्ट इसका इस्तेमाल किया था। तो आप यानी कि सोशल कैपिटल में मैंने आपको यही लिटरेचर रिव्यू का मैंने आपको यही डिफरेंस बताया था इंट्रोडक्शन से, कि इंट्रोडक्शन में आप ट्रेंड्स बता रहे होते हैं, ओवरऑल एक बता रहे होते हैं कि इंटरनेशनल और लोकल ट्रेंड्स क्या हैं, जबकि आप यहाँ पर देखिएगा कि आप पूरी एक हिस्ट्री दे रहे हैं। यहाँ भी आप अपना सारा शौक पूरा कर लें डिफाइन करने का, चाहे सोशल कैपिटल की 10 डेफिनेशंस दे दें जो मुख्तलिफ लोगों ने दी है। जैसे यहाँ पर देखें, द टर्म सोशल कैपिटल दैट वाज फर्स्ट क्राफ्टेड बाय, यहाँ पर बताया गया पहली दफा किसने इसको 1916 में ये पहली दफा लफ्ज इस्तेमाल हुआ। फिर ये अगेन इन्वर्टेड कॉमर्स में देखिए, ये भी एक डेफिनेशन है। फिर आप यहाँ पर जाके देखें इन्वर्टेड कॉमर्स में, या ये भी एक डेफिनेशन है। तो ये सारी एक्सप्लेनेशन डिफरेंट अदवार में जो डिफरेंट किसी एक टर्म की हुई होती है वो आप ये देखिए 1916 में है, ये इसके बाद 1988 में है, फिर इसके बाद ये वाली जो है 1995 में इसको क्या कहा गया। ये सारा जो है एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ये कहाँ से शुरू हुई है इसकी पूरी कहानी और इसकी पूरी टर्म्स की डेफिनेशंस, इसकी एक्सप्लेनेशन हर तरह से, ये कौन सी थ्योरी है, किस तरह से डेवलप हुई, जो आप क्योंकि हर चीज में एक थ्योरी तो होती है, तो उसमें उसका पूरा जो है ना वो आप लिटरेचर रिव्यू में बताते हैं। इसीलिए हमारा लिटरेचर रिव्यू लंबा भी होता है। हमारा मैम एक क्वेश्चन है, हमारा लेस देन 1 मिनट रह गया, अभी हम दोबारा ज्वाइन करते हैं। अगर ये डिस्कनेक्ट हो गया तो आप सारे दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि जूम का टाइम का 1 मिनट रह गया बस। जी क्वेश्चन आप करें। मैम बहुत सारे थीसिस ऐसे होते हैं, मैंने देखे भी हैं, मतलब काफी थीसिस ऐसे होते हैं जिसमें हेडिंग्स नहीं होती, जिसमें पैराग्राफ्स की शेप में ही वो होते हैं। तो क्या हेडिंग्स देना मतलब ज्यादा इफेक्टिव है, अच्छा है थीसिस का जब आप लिटरेचर लिख रहे होते हैं, यहाँ पे पैराग्राफ में ही आप कर सकते हैं? नहीं, हेडिंग बल्कि लेस इफेक्टिव होती है। रिसर्च में आप रिसर्च पेपर्स कभी खोल के देखें, उसमें कभी आपको हेडिंग्स नजर नहीं आती, हमेशा पैराग्राफ में ही लिखा होता है। हेडिंग्स मैम जो अच्छे